Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Good morning. तो कल हमने लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने सिलेंडर को पढ़ लिया था। ठीक है, सिलेंडर की जो थ्योरी थी उसको पढ़ लिया था और सिलेंडर की थ्योरी में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। एक तो है आपका सिलेंडर का समीकरण होता क्या है, मतलब बेलन होता क्या है, और फिर बेलन के बाद में ये था कि लंबवर्तीय बेलन क्या होता है। तो दो चीजें इसमें शामिल थी। दो चीजें इसके अंदर शामिल थी। ठीक है। अच्छा, किसी को आवाज आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज चेक करना एक बार। नेहा कह रही है आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोग चेक करो आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है, ठीक। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग अनमोल। तो चलो शुरू करते हैं बेलन का समीकरण पे सवाल करते हैं। जो हमने पढ़ा था कल वो ये था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। कल हमने पढ़ा था कि बेलन और शंकु में क्या अंतर होता है। दोनों में आइडिया सेम है, दोनों में ही जनरेटिंग लाइन जनक रेखाओं का ही सारा सार है। बस दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो है, शंकु में आपकी जनक रेखाएं एक स्थिर बिंदु से गुजरती है, बेलन में आपकी जनक रेखाएं एक दी गई रेखा के समानांतर होती है। बस इतना सा जो बेसिक डिफरेंस है वो ही शंकु और बेलन को बनाता है। शंकु दोनों में ही स्पर्श रेखा का कंसेप्ट है, जनक रेखा जिसको स्पर्श रेखा या जनक रेखा कहते हैं। आपको शंकु में एक स्थिर बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी है और बेलन में आपको एक दी गई रेखा के समानांतर खींचनी है। बस ये फर्क है। जो भी आपको वो रेखा दे रहा है उस रेखा के समानांतर आपको खींचनी है। अब याद रखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि रेखा ऐसी खड़ी देगा, टेढ़ी भी दे सकता है। तो आपको टेढ़ी, आपको जो भी रेखा दे उस रेखा के समानांतर ही खींचना है। जो भी रेखा दे उसके समानांतर ही स्पर्श है। क्योंकि कई बार हम क्या होते हैं, एक बात बोलते हैं तो बच्चे बस एक पकड़ के बैठ जाते हैं, सोचते हैं बाकी सब गलत है ना। नॉर्मली टीचर वाली ये प्रॉब्लम बड़ी होती है कि बच्चा क्या करता है, टीचर क्या बोलता है, सोचता है सर ने ख नहीं बोला, इसका मतलब ख गलत है, ग गलत है, ढ गलत है, वो सब गलत है। कई बार ऐसा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा है ना वो शब्दों से हम भी ध्यान रखते हैं। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये डाउट का हिस्सा बन जाता है। अगर हमने कुछ नहीं कहा है तो फिर वो डाउट का हिस्सा है। फिर वो ना तो ना है ना वो हाँ है। हाँ और ना का, उसको ना तो हाँ माने ना उसको ना माने, है ना। क्योंकि अब डायग्राम तो एक ही बनेगा। हमने ये लाइन बना दी तो बच्चे ने ये मान लिया कि ठीक है, बस ऐसी लाइन बनेगी और यही समांतर रेखाएं होंगी। तो ऐसा नहीं है। अगर ये लाइन ऐसे टेढ़ी भी हो सकती है तो आपकी लाइनें जो ऐसे भी हो सकती थी, है ना। कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिशा में हो, आपकी लाइन जिस दिशा में जाएगी उस दिशा में ही हमें समांतर रेखाएं इस कर्व पे खींचनी है। तो ये आइडिया था। ठीक है, उसके बाद में हमने समीकरण बनाया और हमने बताया कि शंकु के अंदर आप जो है एलएमएन जो है उनको हटाते हैं या उनका बिंदु पथ निकालते हैं, और यहाँ पे आप उस बिंदु अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ निकालते हैं। क्योंकि एलएमएन फिक्स है, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा फिक्स थे, यहाँ पे शीर्ष फिक्स था, एलएमएन वेरी कर रहे थे। यहाँ पे एलएमएन वेरी नहीं कर रहे, एलएमएन फिक्स है, अल्फा बीटा गामा वेरी कर रहे। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो मैथमेटिकली ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके अल्फा बीटा गामा हर लाइन के लिए, हर जनरेटिंग लाइन के लिए अल्फा बीटा गामा फिक्स थे, एलएमएन वेरी कर रहे थे, हर लाइन का अलग एलएमएन था।
यहाँ पे हर लाइन का एक ही एलिमेंट है, लेकिन अल्फा बीटा गामा वेरी कर रहा है। तो वहां पे बिंदु फिक्स था, डायरेक्शन वेरी कर रही थी। यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है, पॉइंट वेरी कर रहा है ना। इसलिए यहाँ पे पॉइंट का बिंदु पथ निकाला जाता है और यहाँ पे लाइन का। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा ये बेलन का समीकरण और ये दिखाया है, मैंने ये चीज समझाई थी आप लोगों को, इसका क्या सेंस होता है, कैसे आप निकालते हैं। सवाल करेंगे अभी। तो फिर उसके बाद में ये निकला, फिर एक दिखाया कि देखो ये आपका बिल्कुल वैसा का वैसा ही लग रहा है जैसा आपका कर्व था, है ना, जो आपका गाइडिंग कर्व था बिल्कुल वैसा आ रहा था, लेकिन इसका सेंस फिर मैंने समझाया था कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो हमने फिर इसका जो अर्थ था वो लिया कि भाई x बराबर 2 का अर्थ हर मायने में बदल जाता है कि आप ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, है ना। आपने लोगों ने सुना होगा कि जब राजनीति में कोई झंझट हो जाता है, कोई और हो जाता है, तो वो फिर कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो बात कही गई है उसके आगे पीछे का दायरा क्या था, ताकि उस बात को सही से समझा जा सके, है ना, उसको सही से समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया कुत्ता, मैंने कुत्ता कह दिया, तो अब ये जो बात है ये गाली भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती है, ये गाली भी हो सकती है और ये सही भी हो सकती है। हो सकता है मैंने गाली दी हो सकता है मैंने सही भी कहा हो। अगर, है ना, तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि मेरे आसपास का जो दायरा है वो देखना पड़ेगा कि ये मैंने बात किस परिस्थिति में कही है। तो सामने कुत्ता खड़ा था, तो अब कुत्ते को तो श्रीमान जी तो नहीं कहूंगा, तो कुत्ता ही कहूंगा, उसे परिप्रेक्ष्य में वो बात सही साबित होगी। लेकिन अगर वहां कोई कुत्ता नहीं खड़ा, कोई इंसान खड़ा है जिससे मेरी बहस हो रही है और उसको मैंने कुत्ता कह दिया, तो ये गाली हो गया, क्योंकि तो इंसान था, आपने कुत्ता कह दिया उसको। तो सिर्फ कुत्ता वर्ड जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में एक जगह वैलिड भी हो जाएगा और एक जगह इनवैलिड हो जाएगा, लीगल और इलीगल मान लीजिए। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही जा रही है। तो वो सेम बात गलत भी हो सकती है, सेम बात सही भी हो सकती है, जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को ना देखें। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट वाला आइडिया है, ये समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था x बराबर 2। x बराबर 2 एक पॉइंट भी है, एक रेखा भी है और एक समतल भी है। डिपेंड करता है कि आप ये बात कौन से कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, किस स्थिति में आप ये बात कह रहे हैं। तो ये हमारी कल की क्लास थी जो दोपहर में हुई थी 4:30 बजे के। उस क्लास में हमने ये सारी लंबवर्तीय बेलन की बात की थी। ठीक है, और यहाँ तक हमारा पूरा हो गया था। अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि ये जो सारी बातें हैं ये सवालों के जरिए सेट हो जाए, सवालों के जरिए ये सारी बातें सेट हो जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, इस बेलन का समीकरण बताइए जिसकी जनक रेखा आपकी ये है। ये जनक रेखा दे दी, ये आपका गाइडिंग कर्व दे दिया, निर्देशन वक्र दे दिया। तो याद रखना दोनों ही केस में, शंकु के केस में आप क्या करते हैं दोबारा से याद कर लो, इन दोनों चीजों को अंतर बनाए रखना, वरना दोनों सेम होते टाइम नहीं लगेगा। उस केस में जब आपका यही सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आ सकता है शंकु के लिए, यही यहाँ पे बेलन हटा दो शंकु बता दो, तो यही चीज शंकु के लिए हो सकती है, यही बेलन के लिए हो सकती है। दोनों में जो मेन अंतर होता है, और यहाँ आपको ज्यादा, यहाँ जो है ना, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ जो परेशानी है, आप किसको हटाएंगे। शंकु के केस में आप एल एम एन को हटाएंगे, एल एम एन को हटाएंगे। यानी एल एम एन को हटाने का मतलब नहीं है, एल एम एन का बिंदु पथ निकालना है। यहाँ पे अगर शंकु होता तो आप एल एम एन का बिंदु पथ निकालते, लेकिन बेलन है तो आप अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ निकालेंगे। रिपीट कर रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन शंकु के लिए है तो आप एल एम एन का बिंदु पथ निकालेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बेलन के लिए है तो आप अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ निकालेंगे। और देखोगे यहाँ पे एल एम एन आपके आने भी नहीं है। ये देखो, ये रहा आपका एल जो कि 1 हो चुका है, एम आपका -2 हो चुका है, एन आपका 3 हो चुका है, तो एल एम एन आपके पहले ही सेट हो गए, एल एम एन है ही नहीं, सिर्फ अल्फा बीटा गामा ही आएंगे। तो जनक रेखा का समीकरण, जनक रेखा का समीकरण, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा बटे एल एम एन। एल एम एन मतलब जिस जो जनक रेखा उसके समानांतर ली जाएगी, तो 1 -2 और 3, 1 -2 और 3, ये आपकी लाइन बन गई। जो हमने शुरुआत में कहा था पहले लाइन बनेगी, एक जनक रेखा बनेगी। ये जनक रेखा कोई भी हो सकती है, अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली हर जनक रेखा है ये। ठीक है, ये पहली पहली रेखा के अल्फा बीटा गामा रख दो, पहली जनक रेखा बन जाएगी। दूसरे के रख दो, दूसरी बन जाएगी। इसको ही वापस बनाना चाहो तो 0 0 रख दो, ये बन जाएगी। 0 0 रखो, ये बन जाएगी,
है ना, ये सारी जनक रेखाएं इससे बन जाएगी। तो अब एक एक करके गाइडिंग कर्व के अंदर से गुजारते हैं। पहले z बराबर 0, पहले z बराबर 0, z का मान 0 पुट करने पर जैसे ही z का मान 0 रखोगे x माइनस अल्फा बटा 1, y माइनस बीटा बटा -2 और z का मान 0, 0 माइनस गामा बटा 3 हो गया। अब आप एक बार x का मान एक बार y का मान यहां से निकाल लो। ठीक है, x का मान y का मान निकाल लो, ये इनके बराबर रख के। तो एक उधर चला जाएगा, फिर अल्फा उधर चला जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा अल्फा माइनस गामा बटा 3। y निकाल लो, y बराबर आ जाएगा बीटा माइनस माइनस प्लस 2 गामा बटा 3 और z आपका 0 है ही। ये आपका वो पॉइंट आ गया जो z बराबर 0 समतल को काटेगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ z बराबर 0 को ही नहीं कटवाना था, हमने कहा था कि जो वक्र है, जो दिया गया और वक्र है, ये तो एक वक्र का एक हिस्सा हो गया। अब इस z बराबर 0 पे भी इसको टच करना है, तो ये ले जाके इसके अंदर डाल दो। ये यहां रखने पर x की जगह आपका आ गया अल्फा माइनस गामा बराबर 1। x का मान रख दिया, y का मान रख दिया। अब आपको करना क्या था, आगे बिंदु पथ निकालना है। अल्फा बीटा गामा की जगह z, अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ। तो इसे x, अल्फा की जगह x आएगा क्योंकि बिंदु का बिंदु पथ निकालना है ना। फिर से बेलन में आप बिंदु का बिंदु पथ निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ निकालते हैं। शंकु के अंदर आप LMN का बिंदु पथ निकालते हैं। ये फर्क है दोनों में। तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो अल्फा की जगह आपका x आ गया, गामा की जगह आपका z आ गया, x माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस 2 y प्लस 2z बटा 3 का स्क्वायर बराबर 1। ये आपका आंसर आ गया, ये आपके बेलन का समीकरण आ गया। ये आंसर है, समझ में आया। अब जिन लोगों ने कल वाली क्लास ली है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने कल की क्लास ही नहीं ली तो फिर आज ये जो होने वाला है ये सब ऊपर से ही जा रहा होगा, है ना। जिन्होंने कल की क्लास ली है, कल जो 4:30 बजे क्लास हुई थी, अगर वो क्लास आप लोगों ने ली है तब तो ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, और नहीं ली है तो प्लीज पहले वो वाली क्लास देखना, फिर ये देखना, तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि उससे कनेक्टेड है। ठीक है ना, सवाल कर रहे हैं मतलब उस थ्योरी को जोड़ के सवालों के साथ रख रहे हैं। तो जब थ्योरी ही नहीं पढ़ी होगी तो फिर ये कनेक्ट कैसे होगा। तो अब जिन्होंने भी कल वाली क्लास ली हुई है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, उनमें से किसी को कोई परेशानी है क्या। ठीक है, नो डाउट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब ये लंबवर्तीय बेलन का सवाल आ गया। लंबवर्तीय का थोड़ा केस अलग होता है ना, लंबवर्तीय का थोड़ा सा हिस्सा अलग होता है। अब आपको क्वेश्चन ने कहा है, लंबवर्तीय में कह रहा है कि उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अक्ष ये है और जो बिंदु 0,0,1 से गुजरता है। थोड़ा ध्यान देना। अब आपको लंबवर्तीय में क्या होता है, क्या पढ़ा था लंबवर्तीय में। लंबवर्तीय में एक अक्ष होता है, उस अक्ष से कुछ दूरी पर आपका बेलन होता है और बेलन चक्कर लगाता है, मतलब वो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो तैयार होता है। यही पढ़ा था हमने, और कैसे पढ़ा था उसको थोड़ा सा याद कर लो। हमने प्रक्षेप डाला था,
उस चीज की अभी जरूरत पड़ने वाली है। ये देखो, ये था हमारा लंबवर्तीय वाला। एक अक्ष होगा, ये रहा, ये अक्ष होगा, ठीक है। इस अक्ष में आपके पास अक्ष का समीकरण होगा। समीकरण में जो पॉइंट आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा, इस लाइन पर, इस अक्ष पर कहीं ना कहीं तो होंगे अल्फा बीटा गामा। इस अक्ष की दिक् अनुपात एल एम एन है, ये जो लाइन है इसके दिक् अनुपात एल एम एन है। हमें ये दूरी आर चाहिए होती है, ये दूरी आर चाहिए होती है। कई बार ये आर दूरी दी होती है, कई बार सबसे सरल सवाल देगा तब तो आर दे देगा, वरना ये आर हमें निकालनी पड़ेगी। वरना सबसे दुखदायी काम है कि आर हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन चिंता ना करो, आर निकालने के लिए कुछ ना कुछ और तरीका जरूर दिया गया होगा। सबसे सरल तो तब होता है जब डायरेक्ट ही आर दी होती है, लेकिन कई बार डायरेक्ट नहीं देता, कई बार घुमा फिरा के देगा। जब ये वो सवाल कर रहे हैं उसमें देखना आर घुमा फिरा के दिया हुआ है, दिया तो है, देना ही पड़ेगा, समीकरण ही नहीं आएगा तो, लेकिन घुमा फिरा के देता है, तो आपको आर निकालना पड़ेगा। आर निकल जाए, आप एक बिंदु पी मानेंगे एक्स वाई जेड, फिर इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा वो बेलन का समीकरण होगा। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगी, ये तो आर है ही, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई पी क्यू, और ये जो है ये प्रक्षेप हो जाएगा। क्यू एम जो है वो प्रक्षेप है, किसका, पी क्यू का, पी क्यू का प्रक्षेप है। और ये निकाला था हमने प्रक्षेप। प्रक्षेप कैसे निकलता है, जिस सदिश का प्रक्षेप निकाल रहे हैं वो सदिश डॉट जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उसका एकांक सदिश, दोनों की डॉट गुणा कर दो, आपका प्रक्षेप आ जाएगा, और प्रक्षेप आपका एम क्यू के बराबर होगा। तो ये सारे मान रख दो, समीकरण आ जाएगा। तो यही चीज अभी करने वाले हैं। लेकिन अभी वाले सवाल में जो जटिलता है वो है आर का मान नहीं दिया गया, ध्यान से देखो, तो इसमें कहीं भी आर का मान नहीं है, इसमें आर का मान नहीं है। अब आर का मान नहीं है तो पहले हमें आर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आर नहीं निकलेगा तो जो मैंने बताया था लंबवटे शंकु वाला तरीका वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आ जाओ, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, सीटेट का एग्जाम है, कब है, आज है क्या, आज है क्या एग्जाम। पहले तो आपको आर निकालना होगा, पहले आपको आर निकालना होगा, ध्यान देते हैं। ये आपका अक्ष रहा, ये आपके अक्ष का समीकरण हो गया, x माइनस टू बटा टू, वाई माइनस वन बटा वन, जेड माइनस जीरो बटा थ्री। ठीक है, पहले अक्ष का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा अक्ष का जो है वो अध्ययन कर लेते हैं। तो एक्स थोड़ा कट रहा होगा ना, थोड़ा सा कट रहा है, एक मिनट। अब ठीक है, चलो। अब देखो, ये आपके अक्ष का समीकरण हो गया। ध्यान से देखना, एक एक करके धीरे 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 समझने की कोशिश करना। वो जो थ्योरी है उसको सवाल के साथ अटैच कर रहा हूँ, कैसे कैसे वहां पे काम में लिया था यहाँ। अब सवालों में जब थ्योरी जाती है तो वो एकदम वैसी नहीं जाती जैसी थ्योरी होती है, घुमाता है, चीजों को घुमाता है ना, चीजों को घुमाता है। घुमाएगा यार, घुमाएगा नहीं सवाल कैसे बनेगा, सीधा का सीधा थ्योरी थोड़ी पूछ लेगा, डायरेक्ट थ्योरी थोड़ी पूछ लेगा। बस उसी थ्योरी, थ्योरी वही रहनी है, सार निचोड़ वही रहना है, निचोड़ वही रहना है, लेकिन उस निचोड़ में भी वो घुमाता है, चेंज करता है, पलटता है सवाल को, वो कोशिश जरूर करेगा, तभी तो सवाल बन पाएंगे, वरना तो एक थ्योरी पे तो एक ही सवाल बनेगा फिर। तो बस यही काम अब कर रहा है बंदे ने, क्या किया, इसको पहले इसको समझ लो, ये क्या है, ये लाइन है, लाइन है, ये 2 1 0 से गुजरती है, यानी इस लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है 2 1 0, कहीं भी हो, चाहे कहीं भी हो, ये लाइन एक बिंदु 2 1 0 से गुजरती है, कहीं भी ले लो जहां आपको पसंद हो। ये पॉइंट ले लिया 2 1 0, ठीक है। इस रेखा के दिक् अनुपात 2 1 3 है, इस रेखा के दिक् अनुपात 2 1 3 है।
यानी जिसको आप बी सदिश कहते हैं। बी सदिश मतलब रेखा का जो सदिश है, रेखा की जो दिशा है वही हो गया। तो ये बी सदिश आपका हो गया, ये रख लो, जरूरत पड़ने वाली है इसकी, पहले ही तैयार कर लेते हैं। बी सदिश यानी रेखा का सदिश 2i प्लस जे दो आई प्लस जे प्लस 3 के, और इसके एकांक सदिश की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें प्रक्षेप चाहिए होगा। तो एकांक सदिश हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3 के बटा इसका परिमाण, परिमाण हो जाएगा 9 और 10 14 अंडर रूट 14। अब परफेक्ट, अब ये परफेक्ट है, बी सदिश आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो आर चाहिए वो नहीं दिया बंदे ने, आर नहीं दिया, बदले में क्या दिया कि जो आपका बेलन है वह 0 1 0 0 0 1 से गुजरता है, बेलन गुजरता है, ये दिया है। ये नहीं दिया कि आर कितनी है, त्रिज्या कितनी है। तो गुजरता है, इससे त्रिज्या हमारी निकल जाएगी, इससे त्रिज्या हमारी निकल जाएगी। मान लो ये बेलन का एक टुकड़ा है, पूरा बेलन तो अनंत तक जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक टुकड़े की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका बेलन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बेलन 0 0 1 पॉइंट से गुजरता है, इस पे ही कहीं ना कहीं ये पॉइंट है 0 0 1, कहीं भी हो ये पॉइंट है। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे, कहीं भी मान लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 1 ये आपका पॉइंट है। अब हमें ये त्रिज्या चाहिए, ये वाली हमें ये चाहिए, क्योंकि ये आए बिना हम समीकरण नहीं निकाल सकते। ये त्रिज्या आर जो है ये चाहिए। अब ये कैसे निकले, ये कैसे निकले, क्योंकि रेखा की बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता नहीं है, रेखा से बिंदु की दूरी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, अगर पूरी कोशिश करें तो हम, ये इसके लंबवत है, यहाँ पर एक बिंदु, इस लाइन पर एक बिंदु मान ले। दो तरीके इसको करने के, आप दोनों में से जो ठीक लगे, जो आप अभी 3D में पढ़ रहे हैं सीनियर वाली में, वहां से आप उस ज्ञान का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस रेखा के ऊपर, येलो वाली रेखा पे एक पॉइंट माने, फिर उस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएं और दिक अनुपात निकाल ले। इस पॉइंट का नाम मैंने पी रख लिया और ये पॉइंट का नाम मैंने क्यू रख लिया। आप इस रेखा पर एक पॉइंट मान ले जिसका नाम क्यू रख दे, क्यू को पी से मिला के दिक अनुपात निकाल ले। ये रेखा और ये रेखा लंबवत होगी, यह रेखा और यह रेखा लंबवत होगी, लंबवत होगी तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा, जिससे आपका लैम्डा बाहर आ जाएगा। लैम्डा वापस रख के क्यू के निर्देशांक निकाल लो, क्यू के निर्देशांक निकलने के बाद में पी क्यू की दूरी निकाल लो, पी क्यू की दूरी निकाल लो। आप ऐसा कर सकते हैं, ये भी तरीका काम करेगा। नंबर एक तरीका हो गया। देखिए, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। आपको, मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे दूरी से मतलब है। आप दूरी आर निकाल लो, ऐसे निकालो, वैसे निकालो, जो ठीक है उस निकालो। एक ही हो गया। दूरी का फॉर्मूला किसके साथ निकालोगे, दूरी क्यू के निर्देशांक तो नहीं है, ये तो पी क्यू, ये त्रिज्या थोड़ी है, त्रिज्या तो ये है, त्रिज्या ऐसे होती है, ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या थोड़ी ऐसे। आप बेलन बनाते हो, उसमें त्रिज्या कैसे होती है। दूरी का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको दोनों बिंदु चाहिए, दोनों बिंदु चाहिए। दोनों बिंदु कहाँ है आपके पास, ये रहा पी, क्यू कहाँ है, क्यू दिख रहा है आप लोगों को, कहीं है क्यू, नहीं, क्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपका दूरी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट है, दूसरा नहीं है। तो आपको दूसरा पॉइंट क्यू निकालना पड़ेगा पहले, और निकालने के लिए क्या तरीका हो सकता है कि आपकी पी क्यू जो है वो आपकी मेन अक्ष के ऊपर लंबवत है, तो वो लंबवत वाली शर्त लगा के इस रेखा के समीकरण को बराबर लैम्डा मानो, लैम्डा मान के एक्स वाई जेड एक बिंदु के निर्देशांक निकालो, और वो क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे। फिर पी क्यू के दिक अनुपात निकालो, दोनों को घटा के दिक अनुपात आ जाएंगे। पी क्यू और आपकी ये वाली लाइन, येलो लाइन, दोनों लंबवत है, लंबवत वाली शर्त लगा दो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, जिसे लैम्डा बाहर आ जाएगा। लैम्डा वापस रखो, क्यू का मान आ जाएगा, और पी क्यू के बीच की दूरी निकालो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका भी है, ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 भी है। आप पी को क्यू से, इससे मिला दो, ये जो भी पॉइंट है, सपोज करो इसका नाम आर रख लेता हूं, आर पॉइंट से मिला दिया, और पी क्यू का प्रक्षेप निकाल लो, पी आर का प्रक्षेप, पी आर का प्रक्षेप निकाल लो। पी आर का प्रक्षेप किस पे, इस लाइन के ऊपर,
आपकी जो अक्ष है इसका नाम एल लाइन रख लेते हैं, एल के ऊपर प्रक्षेप निकाल लो, इस लाइन के ऊपर इसकी परछाई निकाल लो, तो पी आर की परछाई क्यू आर होगी, पी आर की परछाई क्यू आर होगी। तो आप परछाई निकाल सकते हो, दोनों में से जो ठीक लगे वो लगा दो। अच्छा, फिर क्यू आर निकालना, हम क्यू आर क्यों निकाले, हम तो पी क्यू चाहिए ना। कोई बात नहीं, अगर आपके पास क्यू आर आ गया, पी आर आपके पास है ही, पी आर आपके पास है ही है, और क्यू आर और आ गया, तो पी आर क्यू आर पाइथागोरस प्रमेय लगा के आर निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आर निकाल लेंगे। तो चाहे मेथड 1 यूज करो चाहे मेथड 2 यूज करो, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आई नहीं आई, बात जमी या नहीं, क्या कहते हो? जम रही है? ठीक है, तो अगर प्रक्षेप वाले से निकालते हैं तो क्यू आर बराबर होगा, क्यू आर बराबर होगा पी आर सदिश डॉट बी कैप, डॉट बी कैप। इसका एकांक सदिश कौन है? इस येलो वाली लाइन का एकांक सदिश बी कैप बना के रखा हुआ है, इसके साथ डॉट गुणा करेंगे क्यू आर आ जाएगा। तो पी आर सदिश दोनों को घटा के निकलेगा, पी आर सदिश आएगा पी आर सदिश बराबर 2 - 0 2 आई कैप, 1 जे कैप माइनस के कैप, 2 आई प्लस जे माइनस के कैप। अब आपको बी के साथ इसकी डॉट गुणा करा देनी है, वो बी कैप के साथ, तो ये आ गया 4 प्लस 1 माइनस 3 बट्टा √14, ये हो गया 4 2 बट्टा √14, ये क्यू आर आ गया। अब आप पी आर और निकाल लो, पी से आर तक की दूरी बराबर अंडर रूट 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 5 6 √6। ठीक है, ये आपका √6 हो गया, चेक कर लो 2 1 6। ठीक, अब क्यू आर आ गया, पी आर आ गया, तो अब आपका पी क्यू भी निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है? √6, √6 का 6 हो गया, पी क्यू ये निकाला हुआ, नहीं निकाला हुआ, ये आर है, प्लस क्यू आर ये रहा, 2 का 4 बटा 14 हो गया, इनको इधर ले आओ, आर स्क्वायर बराबर 6 माइनस ये कट जाएगा 2 बटा 7, ये हो गया 42, 42 में से 2 गया 40, 40 बटा 7, आर बराबर √40 बटा 7। तो ये काम देखो बढ़ गया ना, ये काम लंबा हो गया, आर का मान निकालना लंबा हो गया। अब जो थ्योरी थी उसमें तो हम ये कहते हैं कि आर आ गया, थ्योरी की गलती भी नहीं है भाई, आर निकालने के लिए आपको पुरानी विधि है वो काम में लो, यहाँ कोई नई विधि तो काम में ली नहीं आर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए जो पुरानी विधि है 12th क्लास वाली वो काम में ली है। तो वो ग्रेजुएशन वाले का काम है भी नहीं ना वो काम, कि वो आपको ये बताए कि जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, वो तो आपकी छोटी क्लासों में हो चुका है, और वो वहाँ यहाँ पे दोबारा पढ़ाएंगे तो छोटी क्लास दोबारा पढ़ानी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। तो उसकी कोई गलती नहीं, थ्योरी की कोई गलती नहीं, थ्योरी ने सही कहा कि भाई आर है, अब आप आर है, इसके लिए कोई ग्रेजुएशन की विधि की जरूरत नहीं है, आर निकालने के लिए आपको जो भी आपने पहले पढ़ी हुई है उन विधियों से आप आर निकाल सकते हैं, और उसी से हमने आर निकाला है। अब आर निकालने के बाद शंकु का जो बेलन का समीकरण है वो हमारे है, अब ये हमें निकालना है, और अब आपका आराम से आ जाएगा, आपका आराम से आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक पॉइंट मान लो दोबारा से, लेकिन इस बार बिंदु पथ निकालने के लिए पॉइंट मानेंगे, इस बार पॉइंट निकाले बिंदु पथ मानने के लिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया,
ए जिसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड, और वही वाला हमारा तरीका जो लंबवर्तीय शंकु निकालने का तरीका होता है वो लगा देंगे। ये आर है, आर बी कौन हुआ? आर बी हुआ ए आर का प्रक्षेप। आर बी कौन है? ए आर का प्रक्षेप है, तो आर बी आपका आ जाएगा। अब जगह कम बची है इसलिए थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, पहले आर बी निकाल लो। आर बी बराबर ए आर डॉट ए आर वेक्टर डॉट बी कैप, और ए आर कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स 1 माइनस वाई जेड माइनस 0, 2 माइनस एक्स आई कैप 1 माइनस वाई जे कैप और 0 माइनस जेड के कैप, और डॉट करना है बी कैप के साथ, वो रहा बी कैप 2i प्लस जे प्लस 3 के बटा √14, और ये करते ही आपका आर बी बराबर आ गया 2 गुणा 2 माइनस एक्स प्लस 1 गुणा 1 माइनस वाई माइनस 3z बटा √14, और ब्रैकेट्स को पूरा खोलने के बाद ये हो जाएगा 4 और एक ये 5 माइनस 2x माइनस वाई माइनस 3z बटा √14, ये आपका आर बी आ गया। अब बस पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और शंकु का बेलन का समीकरण तैयार है। क्या लगेगा? ए आर का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर। यहाँ पे 2 बार लगानी पड़ी पाइथागोरस, 2 बार लगाने की जरूरत नहीं थी, ये तो लगानी पड़ेगी। शंकु का बेलन का समीकरण जब लगाओगे तब तो निकालनी पड़ेगी। आर का मान आप जो चाहे जैसे चाहे निकालो, जो भी आपके पास विधियां हैं, जो मैंने 2 विधियां मैंने बता दी, और कोई विधि आपके पास है तो उससे निकालो, आर का मान निकाल लो, और बाद में तो तरीका वही है पाइथागोरस प्रमेय, वो लगाओ आंसर निकालो। अब आपके पास ए आर है, आपके पास ए आर जो है वो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, आर ए बी जो है वो त्रिज्या है, त्रिज्या आप निकाल ही चुके हैं, आर बी अभी हाथों हाथ निकाला ही है, सारे मान है, रखो आंसर आ जाएगा। अब जगह की थोड़ी सी कमी है तो यहां आ जाता हूं। बेलन का समीकरण, बेलन का समीकरण बराबर ए आर का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। बस यहाँ पे लाके सारे मान आपके पास पड़े रख देना, जो भी आएगा बेलन का समीकरण आ जाएगा, जो भी आएगा बेलन का समीकरण आ जाएगा। तो जो चीज लंबी हुई है वो है, लंबाई क्यों हुई? क्योंकि आर का मान निकाला। अगर आर का मान दिया होता तो इतना झंझट नहीं होता, लेकिन आर का मान नहीं दिया तो वो निकालना पड़ा, और आर का मान नहीं देगा। अगर सवाल बनाता है ना तो जानबूझ के ऐसा बनाता है कि आर का मान आप खुद निकालो, आर का मान आप खुद निकालो, तो जो 12th वाली है आपकी वो भी चेक हो जाती है, और कॉलेज वाली है वो भी चेक होगी। बेलन का समीकरण निकालोगे इसका आपका कॉलेज चेक हो गया, अगर आर निकालोगे तो आपका 12th चेक हो गया, तो 12th और कॉलेज दोनों चेक हो गया। एक जगह भी आपकी कमी है तो फिर ये वहीं रुक जाएगा। ठीक है ना? आगे समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कम हो गया, इस क्वेश्चन में हमारा काम थोड़ा कम हो गया, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि त्रिज्या दे रखी है इसने, यहाँ पे इसने त्रिज्या जो है वो हमें दे दी, तो हमारा काम थोड़ा कम हो गया। त्रिज्या 4 है, तो ये थोड़ा सा आपका शॉर्ट एंड हो गया, बस इतना ही फर्क है। 2 का भाग दे दो ताकि ये जो समीकरण है थोड़ा ढंग से दिखने लग जाए। 2 का भाग देने पर
ये लो, अब आपका ये समीकरण तैयार हो गया, 2 का भाग दे दिया, ठीक है। ये आपके अक्ष का समीकरण हो गया। चलो इसको ट्राई करो आप, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इसमें त्रिज्या आपको दी हुई है, इसमें त्रिज्या आपको दी हुई है, वो नहीं निकालनी है, वो काम कम है। आप ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ इसको। आप खुद ट्राई करो इसको, क्योंकि देखो कितना भी कुछ आप यहाँ से समझ लो, वो कारगर तब तक नहीं होगा जब तक वो चीजें आपके हाथों से नहीं होगी, है ना। जब तक खुद के हाथों से, है ना, कल्याण तो आपके हाथों से ही होगा। तो कितना भी सुन लें, कितना भी समझ में आ जाए, कितना भी बढ़िया समझ में आ जाए, टिकेगा वो तभी जब आपके हाथों से गुजरेगा। तो करके देखो, इसको निकालो, ट्राई करो, पेन चलाओ। अब तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही, ऑफलाइन क्लासेस में जो मैं ऑब्जर्व करता था, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जो मैं ऑब्जर्व करता था, तो मैंने देखा कि आप बच्चों को 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। आप बच्चों को 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक बच्चे जो होते हैं जो उतारते ही रहते हैं, उतारते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं, लिखते रहते हैं। एक दूसरे होते हैं बड़े आलसी टाइप वाले, वो लिखते ही नहीं है, वो लिखते हैं हाँ हाँ सर समझा दो, समझा दो, समझा दो, समझा दो। तीसरे वो होते हैं जो कभी कभार उतारते हैं और जो जरूरी चीज होती है वो करके देखते हैं। ये 3 कैटेगरीज जो मैं नॉर्मली ऑफ, अब तो ऑनलाइन आ गया तो इतनी चीजें दिखती नहीं, ऑफलाइन का जो अनुभव है वो बता रहा हूँ। तो मैंने देखा कि भाई क्लास में 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो पहले वो बच्चे हो रहे हैं जो हर कुछ उतारते हैं, आप वहां पे एक पॉइंट बना दो, वो हाथों हाथ कॉपी में किनारे पे ले जाके एक पॉइंट बना देंगे और ये सोचेंगे कि जरूर कुछ ना कुछ कमाल की बात होगी, सर ने डॉट बनाया तो कोई जरूर सोच समझ के ही बनाया होगा, चलो बाद में समझ लेंगे कि डॉट क्यों बनाया। वो डॉट बना देंगे साथ में, ठीक है। तो एक तो वो होते हैं जो सब कुछ ऐसे कैसे एज इट इज उतारते रहते हैं, क्लास 1। क्लास 2 होती है वो वाली, जो सेकंड वाली, जो कुछ भी नहीं उतारते, कितनी काम की चीज हो, कितनी बढ़िया हो, कितनी क्या हो, वो उतारते ही नहीं है। वो कहता है ठीक है ना, वो आलसी टाइप वाले, बोला नहीं समझ लेंगे, क्या उतारने की जरूरत है, ये मत दिमाग, दिमाग भरना है, कॉपी थोड़ी भरनी है, दिमाग भरना है। उनका जो पहले वाले हैं जो सब कुछ उतार रहे हैं, उनका लॉजिक तो ये है कि दिमाग में याद ना रहे तो कॉपी में लिखा हुआ तो याद आ जाएगा ना, तो उनका लॉजिक तो ये है। दूसरे वालों का लॉजिक ये होता है कि कॉपी भर के क्या फायदा, सर ने कहा हुआ है कि दिमाग भरो, तो वो दिमाग भर रहे हैं, कॉपी बिल्कुल भी नहीं भर रहे। एक है जो दिमाग नहीं भर रहे, कॉपी पूरी भर रहे हैं। एक वो है जो कॉपी पूरी भर रहे हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं भर रहे। एक वो है जो दिमाग पूरा भर रहे हैं, कॉपी बिल्कुल नहीं भर रहे। तो ये शायद मुझे लगा कि फिर आएगी, ये दोनों जो क्लासेस है ये दोनों गलत है, ये दोनों ही गलत है। सब कुछ उतारना भी गलत है और कुछ भी न उतारना भी गलत है। ये जो दूसरे जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कारगर चीज उतारते हैं, या कोई क्वेश्चन जो होता है, क्लास में कई बच्चे होते थे जब हम बोर्ड पे सवाल कर रहे होते थे तो कई जने अपने आप ही पहले से ही उसको सॉल्व करने में लग जाते थे। हम ये नहीं देखते थे कि बोर्ड पे आप क्या सॉल्व करवा रहे हो, वो देखते थे कि जब हम अटक जाएंगे तो हम बोर्ड पे देख लेंगे, तब तक तो हम खुद भी कर सकते हैं ना, तो हमें खुद करना चाहिए। तो वो जो तीसरी कैटेगरी वाले थे, तीसरी क्लास वाले जो बच्चे थे, वो मुझे लगा ये परफेक्ट लोग हैं, ये सही लोग हैं, ये समझदार लोग हैं। क्योंकि पूरी कॉपी भरना बेवकूफाना है, उतना ही बेवकूफाना है जितना कोई कॉपी में बिल्कुल नहीं उतार रहा है। ये दोनों ही केसेस बेवकूफाना है। लेकिन कॉपी में उतना उतारना जितना जरूरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाई चांस फॉर्मूले हैं, कोई चीजें हैं, बाद में आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो वो आपका समय बचेगा। तो आप लोगों को भी चाहिए कि ये जो 3 क्लासेस है जो होती है नॉर्मल स्टूडेंट्स में, आप भी देख लो कहीं भी ऑफलाइन गए हो तो ये 3 क्लासेस आपको मिलती है स्टूडेंट्स में। तो ये जो बीच वाली क्लास है, थर्ड क्लास जो है, ये सबसे बेस्ट क्लास है। सब कुछ उतारना गलत है, सब कुछ भी नहीं उतारना वो भी गलत है। तो थोड़ा सा उतारो, काम की चीजें उतारो, कुछ चीजें यहाँ पे लिखो, कुछ चीजें कॉपी में लिखो, जो लगे कि हाँ भूलने की संभावना, समझने की चीजें जो आप नहीं लिख सकते, अब सर समझा रहे हैं, वो सारी बातें थोड़ी लिखोगे, आप लिख भी नहीं सकते, तो वो जो समझा रहे हैं उसको यहाँ पे लिखो, उसे यहाँ पे भरो, और वो जो फॉर्मूले हैं, वो जो काम की चीजें, वो कॉपी में लिखो। और कुछ बीच में खुद से सवाल करते रहो। जब कोई सवाल सॉल्व करवा रहा है तो आप पहले सॉल्व करो, और कुछ अटक जाओ तो फिर बोर्ड पे देख लो कि क्या समझाया था, कहाँ गलती हो गई है। तो ये जो तरीका होता है पढ़ने उतारने का, मतलब एज ए क्लासरूम में बैठने का, ये होना चाहिए, ये सबसे परफेक्ट तरीका है। जैसे खाली दिमाग बढ़ना भी बेवकूफाना है, क्योंकि दिमाग पे इतना भरोसा करना सही नहीं है।
और कॉपी पे ज्यादा भरोसा कर दिया, दिमाग से ज्यादा कॉपी पे करोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि कॉपी साथ में नहीं जाती। तो इसलिए आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों चीजों में, जो समझने वाली चीजें हैं वो यहाँ पे, और जो याद करने वाली चीजें हैं वो कॉपी में। इससे बैलेंस बनेगा आपका। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसमें आपका एक जो बिंदु है वो मूल बिंदु है। अब आप मिला लेना, एक बिंदु आपका मूल बिंदु है, यह रेखा मूल बिंदु से जाती है। ठीक है, उसको ओ नाम दे देते हैं। त्रिज्या हमें बताई गई है बंदे ने, कि त्रिज्या 4 है। ये पूरा शंकु नहीं बना रहा, पूरा तो बना ही नहीं सकता, अनंत लंबाई का ये है ना। एक शंकु का एक छोटा सा टुकड़ा बनाया है, और ये इस पे एक पॉइंट आ गया, पी पॉइंट ले लो, जो कि एक्स वाई जेड है। अब इस बार हमें कोई त्रिज्या विज्या निकालनी नहीं है, तो सीधा ही आंसर आएगा। ये आर हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू मान लो, और ये पी हो गया। अब ओ क्यू आपका पहले, ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो है वो आपके पीओ का प्रक्षेप है। तो ओ क्यू निकाल लो, ओ क्यू बराबर पीओ सदिश डॉट बी कैप। बी कैप ये रहा, इसको बना लो। पीओ कितना है, एक्स माइनस जीरो, या पीओ 0 माइनस एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के, डॉट बी कैप। बी कैप है आपका 2i प्लस जे 2 के बटा 3, माइनस का 2x माइनस का y प्लस का 2z बटा 3। ये आपकी ओ क्यू आ गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो सीधा लगा दे। ये क्या कहाँ गया, पी गया ना, पी क्यू सीधा पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर। तो पी ओ का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, या स्क्वायर होके सीधा ही अंडर रूट हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पी क्यू त्रिज्या है, त्रिज्या आपकी दी हुई है 4, 4 हो गया, ये 16 प्लस क्यू ओ ये आपका ये रहा, माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2z बटा 3 का स्क्वायर। ये आपके बेलन का समीकरण हो गया, लंबवर्तीय बेलन। बिल्कुल, ये आपका आंसर है। खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो। तो ये है हमारा दोनों प्रकार के बेलन। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से खेल दिया है। इस बार जो हमें कहा गया है वो ये है कि उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखा इसके समांतर हो तथा इस गोले को स्पर्श करती हो, इस गोले को स्पर्श करती हो। तो इस बार त्रिज्या है, तो है त्रिज्या तो दी हुई है, लेकिन इस बार देने का तरीका फिर से चेंज कर दिया। आपकी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो गोले को टच करती है, यानी गोले की त्रिज्या ही गोले की, जो गोले का व्यास होगा, गोले को टच करिए। तो एक बॉल रख लो, फुटबॉल, और फुटबॉल को स्पर्श रेखाएं खींचो, फुटबॉल पे स्पर्श रेखा खींचो, तो वो आपकी दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी व्यास हो जाएगी, है ना। सही है, ये व्यास हो गई, और व्यास आपका त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, मतलब त्रिज्या का डबल त्रिज्या हो जाएगा। तो इस गोले की त्रिज्या और आपके बेलन की त्रिज्या एक हो जाएगी, आपके गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या एक हो जाएगी। यानी ये कुछ ऐसा आइडिया बता रहा है कि ये गोला है, ये गोला है, और इस गोले को स्पर्श रेखाएं टच करते हुए जा रही है।
आपके बेलन का क्या हुआ, आपके बेलन की त्रिज्या, आपके बेलन का व्यास भी वही हो गया ना, तो ये आपका बेलन भी तो है। यूं समझो गिलास के अंदर किसी ने बॉल डाल दी और बॉल एकदम फिट आ रही है, किसी ने गिलास के अंदर बॉल डाल दी तो इसका मतलब, और बॉल एकदम फिट आ रही है, एकदम कोई गैप नहीं छोड़ रही, इसका मतलब बॉल का व्यास और आपके बेलन का व्यास बराबर है, तो यानी त्रिज्या भी बराबर होगी फिर, तो जो गोले की त्रिज्या है वही आपके बेलन की त्रिज्या, तो बढ़िया है, आपको त्रिज्या मिल गई है, आपको त्रिज्या मिल गई है, लाइन दी हुई है, बस ड्रॉ कर दो, ये रही लाइन, x माइनस 0 बटा एल, y माइनस 0 बटा एम, z माइनस 0 बटा एन। ठीक है, ये आपका 0 0 पॉइंट हो गया, ये रहा। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि लाइन जो है वो गोले के केंद्र से जाएगी, तो इस गोले का केंद्र देखो, इस गोले का केंद्र 0 0 है और हमारी लाइन भी 0 0 से जाती है, तो इसका मतलब गोले के केंद्र से ही हमारी लाइन जाएगी, तो इसका मतलब हो गया कि फिर ये जो दूरी है ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट एक्स वाई जेड ले लो, वही सब कुछ, एक पॉइंट एक्स वाई जेड ले लिया, कहीं भी ले लो, पॉइंट आपका पी हो गया, ये क्यू, ये ओ ले लो, बस वही सारा हो जाएगा, प्रक्षेप हो जाएगा सीधा। अब सीधा निकालने लग जाए, टाइम बच जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी ओ का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी ओ निकाल लो, पी हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और होल स्क्वायर किया हुआ तो अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओ क्यू जो है, ओ क्यू, ओ क्यू प्रक्षेप है, प्रक्षेप के लिए आप क्या करते हैं, जो आपका ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर का इस वेक्टर के साथ आप इस एकांक सदिश के साथ डॉट गुणा करते हैं, तो क्या होगा, ये आ जाएगा x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0, इसके दिक् अनुपात आ गए एक्स वाई जेड आगे, और इसका एकांक सदिश चाहिए, एकांक सदिश हो जाएगा एल आई एम जे एन के बट्टा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एल इंटू एक्स, एम इंटू वाई, एन इंटू जेड, एल इंटू एक्स, एम इंटू वाई, एन इंटू जेड बट्टा और पी क्यू आपकी त्रिज्या है जो कि आर है, ए है सॉरी, ये आपके लंबवर्तीय बेलन का समीकरण आ गया, इस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण आ गया। समझ में आई ये बात? ठीक है, ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पे अब देखो, अब इस बार हमारे साथ वो वाला जो है गोले वाला खेल खेल दिया कि ये दोनों, ये गोला, ये समतल, ये जब काटेंगे वो जो वृत्त बनेगा वो वृत्त ही हमारा निर्देशन वक्र है, मतलब वो जो वृत्त बनेगा वो हमारा निर्देशन वक्र है, यानी वो वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या ही हमारे बेलन की त्रिज्या है,
उस वृत्त की त्रिज्या ही हमारे बेलन की त्रिज्या। तो मैंने कहा ना, ये त्रिज्या वाला खेल जो है ना, वो अलग अलग तरीके से खेलने की कोशिश करेगा। अब हमें पहले त्रिज्या निकालनी होगी इस गोले के और इस समतल के काटने से जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये रहा आपका गोला। कैसे ज्ञात करते हैं वो याद कर लेना। जब गोले को समतल काटता है तो वृत्त बनता है, वो वृत्त हमारा निर्देशन वक्र है। और इसमें कैसे निकाला था हमने, गोले के केंद्र से हम लंब डालेंगे समतल के ऊपर, जो कि P होगा। गोले की त्रिज्या कैपिटल R होगी। इससे हम वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बाहर कर लेंगे। इससे हम स्मॉल r बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका केंद्र है 0 0 0, त्रिज्या है 9, केंद्र है 0 0 0 और इसकी त्रिज्या है 3, सॉरी 9 का 9 यानी 3 का स्क्वायर, त्रिज्या 3 होगी। ठीक है, P निकाल लो, केंद्र से लंब डाल दो, समतल पे लंब, तो x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह 0। और बट्टा आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 4 3 आ जाएगा और त्रिज्या आ गई आपके 1, सॉरी P बराबर आ गया 1 और गोले की त्रिज्या 3 है, तो आपका स्मॉल r आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर बराबर स्मॉल r स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये R स्क्वायर P 1 हो गया, R बराबर आपके पास आ गया 2 √2। ये आपका त्रिज्या आ गई। अब बनाते हैं शंकु, बेलन। ये आपका बेलन। ठीक है, लेकिन अक्ष का समीकरण नहीं दिया। अक्ष यही होगा। अक्ष कौन होगा, जो आपके इसके वृत्त के केंद्र से जाएगा और गोले के केंद्र से जाएगा। हमें दो की जरूरत नहीं है, एक से भी काम चल जाएगा। ये रहा, गोले का केंद्र 0 0 है, गोले का केंद्र 0 0 है, ये हमारे काम आ जाएगा। ये आपके अक्ष का समीकरण होगा। दिक्कोजाएं चाहिए होगी इसके, इसके दिक् अनुपात समतल दे देगा, इसके दिक् अनुपात समतल दे देगा। सही है, क्यों, क्योंकि समतल के अभिलंब होगा ना, समतल के अभिलंब होगा तो समतल इसके दिक् अनुपात दे देगा। और मूल बिंदु से गुजरता है तो इसका समीकरण हो जाएगा x - 0 बट्टा 1 - 2 2। 1 - 2 2, ये आपका हो गया। सब तैयारी है, सब कुछ तैयार है ना, सारा तैयार है, बस शंकु का समीकरण, बेलन का समीकरण बाकी है। ये P पॉइंट यहाँ पे लिया, x y z, यहाँ पे Q पॉइंट लिया और ये आपका हो गया। और ये आपकी P की O से दूरी हो गई। सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, क्या, PO का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ये लो, मान रख दो। PO का मान तो हो जाएगा अंडर रूट और स्क्वायर खत्म होके x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। PQ का हो जाएगा, इस पे वो प्रक्षेप डाल दो,
और ये इसके दिक् अनुपात है, तो क्या हो जाएगा, इसके हमारे दिक् अनुपात आएंगे x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो। इसका एकांक सदिश हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप 3 के कैप बटा 3, तो x इंटू 1, वाई इंटू -2, जेड इंटू 2, तो x इंटू -2y प्लस 2z बटा 3। और आगे ओ क्यू यानी त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या यानी 2√2 का स्क्वायर। डन, शंकु का बेलन का समीकरण आ गया। तो खाली कर क्या खेल क्या, त्रिज्या के साथ थोड़ा सा खेल खेलेगा, त्रिज्या सीधे से नहीं देगा, है ना। अगर सवाल बनाएगा तो थोड़ा सा, अगर थोड़ा टेढ़ा बनाएगा तो यही करेगा कि त्रिज्या को छुपा के रखेगा कि त्रिज्या आप निकालो, मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, आई बात समझे, जमी ये बात। जम रही है, किसी को परेशानी इसमें? ठीक है, ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। अच्छा, और ले लेते हैं, और है ही नहीं। रुको, एक सवाल। चलो एक सवाल और है, इसको भी कर देते हैं। कितना हो गया था वो? बेलन का समीकरण जिसका जनक जेड एक्स के समांतर है तथा पृष्ठ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी को प्रतिच्छेद करता है।
ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही है। प्रोजेक्शन वाला आइडिया जो है, जो 10th में आपको पढ़ाया हुआ वहां जाके देखिए। 12th वाला जो वेक्टर वाला कंसेप्ट है, जो वेक्टर जहां पढ़ाया हुआ है वहां जाके देखिए कि प्रोजेक्शन क्या पढ़ाया था। याद होगा आप लोगों को, प्रोजेक्शन वाला मैंने प्रूफ भी करवाया था कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो आपको कई टॉपिक, ये ग्रेजुएशन के टॉपिक नहीं है, प्रोजेक्शन जो टॉपिक है वो 12th का है। 12th में वेक्टर को जाके देखिए, वेक्टर में जहां मैंने वेक्टर पढ़ाया उसमें जाके देखिए, उसमें प्रोजेक्शन समझाया हुआ है कि ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो जब आप वहां जाके देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो वहां का टॉपिक है, तो आपको वहां जाके पढ़ना होगा उसको। ठीक है, चलो। हाँ, कोई चीज प्रॉब्लम रह जाती है तो उसके वहां जाके देखो, उस जगह को जाके देखो जहाँ पे वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारा बेलन है, यहाँ पे बेलन की प्रॉब्लम आपको यहाँ मिलेगी। अब उससे जो 12th वाली हिस्सा है वो 12th में मिलेगा, और जो 10th का हिस्सा है वो 10th में मिलेगा, है ना। तो चलो वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन का समीकरण जिसका जनक जेड एक्स के समांतर है, जनक है वो जेड एक्स के समांतर है, मतलब ये लाइन दे दी कि आपकी जो रेखाएं होंगी, जो जनक रेखाएं होंगी, वो सब जेड एक्स के समांतर होगी, मतलब सबकी दिक्कोजाएं 0 0 1 होंगी, क्योंकि जो जेड एक्स के समांतर है तो जेड एक्स के दिक्कोजाएं होती है 0 0 1 होगी। ठीक है, ये हो गया आपका 0 0 1। तो अब आपकी लाइन जो हो जाएगी जनक रेखा, जो अल्फा बीटा गामा से गुजरती है, वो हो जाएगी एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा बटा 0 0 1, 0 0 1। ठीक है, अब ये लाइन चलेगी और जाके इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरेगी। ये समतल और ये शंकु, जहां दोनों कट करेंगे एक दूसरे को, उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु बनेंगे, उस प्रतिच्छेद बिंदु से ये लाइन जाएगी। ठीक है, तो इस पर एक पॉइंट मानते हैं, बराबर में लैम्डा माना, लैम्डा मान के एक्स का मान निकालो, ये उधर गया 0 हो गया, एक्स बराबर आ गया अल्फा, वाई बराबर आ गया बीटा, और जेड बराबर आ गया लैम्डा प्लस गामा। आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब जैसे याद करो, पहले जेड बराबर 0 रखते थे, है ना, क्योंकि जेड बराबर 0 था उस समय, लेकिन अब जेड बराबर 0 नहीं है, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। ये आपके एक्स वाई जेड आ गए, ये इस समतल पे भी होंगे और इस पे भी होंगे, कि दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से बने हुए हैं। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब ऐसा बिंदु जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और वहां से आपकी ये लाइन भी गुजरेगी, है ना, वहां पे तीनों का संगम होगा। तो पहले हम इसको यहाँ रख देते हैं, तो इसे ले आओ और यहाँ रख दो, इससे प्रतिच्छेदन निकालो, फिर इससे निकालेंगे। तो एल एक्स की जगह अल्फा, एम वाई की जगह बीटा, एन जेड की जगह लैम्डा प्लस गामा बराबर पी। यहां से आपका लैम्डा का मान आ जाएगा, सबको उधर ले जाओ, एन लैम्डा को इधर रख दो बस, पी माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा माइनस एन गामा, और लैम्डा बराबर हो गया पी माइनस एल अल्फा एम बीटा माइनस एन गामा बट्टा एन। एल अल्फा अच्छा, लैम्डा प्लस अल्फा आएगा, ठीक है। गजेंद्र, तुम्हारे बेसिक्स तुम्हें बहुत ठीक करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा, मतलब जितने और लोग मेहनत करते हैं तुम्हें दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने बेसिक्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी। जब तक तुम लोग, मतलब देखो, हर किसी के लिए मेहनत का अनुपात बराबर नहीं होता, किसी को होता है, जैसे ये समझने की बात है कि जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, माँ बाप के जेनेटिक्स हमें मिलते हैं, है ना, हम लेके नहीं आते, वो माँ बाप के तो माँ बाप ने बहुत मेहनत की होती है, शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया होता है, या हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसके जेनेटिक्स अच्छे होते हैं, तो उसका फायदा सीधा हमें मिल जाता है। कई लोग आपको देखिए दबा के खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, एकदम स्वस्थ रहते हैं,
कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई और कुछ नहीं करते, तो वो किसका फायदा उठा रहे हैं? जेनेटिक्स का, है ना, जेनेटिक्स का फायदा उठा रहे हैं। तो यही आपके पढ़ाई के ऊपर भी काम करता है। कई बार आपका जो पीछे वाला जो जेनेटिक्स है वो बहुत मददगार होता है, आपके माँ बाप बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे, तो निश्चित तौर पे बच्चा भी इंटेलिजेंट हो जाता है, तो उसको वो प्रॉफिट मिल जाता है। कई बार आपको ये होता है कि आप जो है स्कूल में कुछ एजुकेशन गड़बड़ा जाती है तो बेसिक कमजोर रह जाता है। अब वो जैसे ही आपका बेसिक कमजोर रहेगा, जैसे ही आपका बेसिक कमजोर होगा, तो बेसिक कमजोर होते ही वो अब आपको क्या करना पड़ेगा? सेम कंपटीशन है, सेम कंपटीशन है, सेम कंपटीशन के अंदर आपको, क्योंकि आपका पीछे वाला बैकलॉग जो है वो कमजोर रहा हुआ है। ये देखो, ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता, ये भी आपको समझना होगा। कंपटीशन सबके लिए एक जैसा नहीं होता, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ये सब चीजें काउंट होती है, हर चीज काउंट होती है। अजीब है चाहे सच है। आप ओलंपिक में जा रहे हैं, ठीक है, रेस में जा रहे हैं, किसी की लंबाई ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, जिसकी लंबाई ज्यादा हो उसकी उसको दौड़ने में फायदा मिलना ही मिलना है, उसको दौड़ने। हाँ, ये कह सकते हैं कि लंबाई ज्यादा होना जीतने का प्रमाण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन 1 या 2% रोल तो लंबाई डालती होगी। अगर वो जो जीत है, वो ओलंपिक की जो रेस है, उसमें जो विनिंग है, तो उस विन में 1 या 2% रोल तो है लंबाई का, ये तो मानते हैं आप। उसमें आपका हेल्थ का भी 1-2% रोल होगा। सारी चीजें मिलके 100% बनी है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग करवा दो आप किसी को जितवा दोगे, आप किसी को भी ट्रेनिंग करवाओ ओलंपिक जितवा दोगे। अगर ऐसा है तो चलो, ले चलो मुझे, जितना है मुझे ले चलो। अगर क्वालिफाई भी कर जाऊं तो शर्त लगा लो, शर्त लगा लो, क्वालिफाई भी कर जाऊं तो। जीतना तो बहुत दूर की बात, करा दो मुझे ट्रेनिंग चाहे जितनी भी, अगर मैं क्वालिफाई भी कर जाऊं ओलंपिक में तो एक से लाख की शर्त, है ना। तो समझने की बात ये है कि वो इंपॉर्टेंट प्ले जो होता है सिर्फ ट्रेनिंग रोल प्ले नहीं करती, बहुत सारी चीजें आपकी प्ले करती है। उसमें आपका एक बेसिक्स भी होता है। बाकी जेनेटिक वेनेटिक अगर हम साइड में छोड़ दें, तो जो बेसिक होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कई बार कई लोगों को लगता है ये कंट्रोवर्सी है कि ऐसा कह दिया, लेकिन ये सच है, अजीब है लेकिन सच है, ये बिल्कुल सच है। ये हमें हर चीज जो होती है ना, वो सारा मिलके पूरा जोड़ बैठता है हमारे साथ। पूरा जो जोड़ है वो हमें मिल के बैठता है, फिर उससे ही हम तय होते हैं कि भाई ओवरऑल हम कैसे रहेंगे, या हमारा देखिए रहता ही है। आज जैसे मैं हूँ, मैं मेरी दैनिक जो चीजें हैं वो ज्यादा फिट वाली नहीं है। मैं फिटनेस के लेके कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं खाने पे कंट्रोल नहीं करता, मैं चीजें नहीं करता, फिर भी मैं स्वस्थ हूँ, ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन मेरी इस एज के अंदर बहुत से लोग हैं जो डायबिटीज में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो, क्या मैंने कुछ किया इसमें? नहीं, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मेरा रोल रत्ती भर भी नहीं है इसके अंदर। जो सारा रोल है वो हमारे परिवार ने दे दिया तो बच गया। वरना कई लोगों के तो बचपन में ही, छोटे होते हैं, 10 साल के होते हैं, उनको डायबिटीज हो जाती है। ऐसा उस बच्चे ने क्या खा लिया कि डायबिटीज हो गया? तो उसने कुछ नहीं खाया, वो पारिवारिक देन है जो उसको मिल गई, और बचपन में डायबिटीज शुरू हो गई। तो ये चीजों को भी आप नकार नहीं सकते, ये भी रोल प्ले करता है। इसलिए सिर्फ अपने आप को चीजों में मत देखिएगा, आपको हमेशा इस तरीके से अपने आप को देखना है। आप टोटल एक बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी का जोड़ ही आप हैं। तो कई बार आदमी अपने आप को कोसता रहता है कि मैं कमजोर हूं या मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं है। आपकी बायोलॉजी का भी रोल उसमें प्ले होता है, जेनेटिक्स बिल्कुल होते हैं। नहीं, कई बार एकदम हम आपको ऐसी तैयारी करा देंगे, हम आपको ऐसी तैयारी करवा देंगे। मैं कह रहा हूँ बुला लो, किसी को डाउट है तो बुला लो, मुझे करवा दो, मेरा। अगर आप ये सोचते हो कि ओलंपिक जितवा दोगे, मुझे लेके बुला लो, क्वालिफाई भी कर जाऊं, और क्वालिफाई में भी 10 बार में भी क्वालिफाई कर जाऊं तो भी शर्त लगा लो। तो कारण कि मेरे वो उस तरीके से मैं नहीं बना हुआ, उस चीज के लिए मैं नहीं बना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है, लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। आप, है ना, किसी व्यक्तिगत मत लेना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बात होती है वो जनरलाइज होती है। आप इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में बड़ा डिफरेंस होता है। जो बड़ी कंट्रीज होती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे एक काउंसलिंग सेशन होता है, एक काउंसलिंग सेशन होता है। जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो लगातार जो स्कूल है वो एक रिपोर्ट कार्ड बना रहा होता है कि आपका बच्चा किस एरिया में परफेक्ट है। अब हमारे यहाँ तो क्या थोक के भाव जो है वो सब्जेक्ट डाल दिए जाते हैं, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। वहां पे ऐसा नहीं होता, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज है। वो बच्चे का देखती है कि उसमें कौन सी पावर ज्यादा है, अब्स्ट्रैक्शन की पावर ज्यादा है, वो ज्यादा काल्पनिक चीजों के बारे में ज्यादा सोच पाता है। ये जो चीजें हैं, ये जो पावर्स है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का ईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का कुछ और है। ये सब चीजें मिलाकर, क्योंकि इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इनको आप चाह भी लो तो भी आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि मैं ओलंपिक में नहीं जीत सकता, तो मैं चाह के भी चेंज नहीं कर सकता इसको। अगर कोई कहे कि मैं बदल दूंगा अपने आईक्यू लेवल को, मैं कभी अपने आईक्यू लेवल को नहीं बदल सकता। मैं बहुत डिसिप्लिन हो सकता हूँ, मैं मेहनत को डबल कर सकता हूँ, मैं 4 गुना कर सकता हूँ, लेकिन मेरे आईक्यू लेवल को मैं हल्का सा भी चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता।
ठीक है ना। तो अब आप सोचो कि ये चीजें आप, हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंस ये सबके साथ होते हैं, अपने इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना। फिजिकल बाउंडेशन आपकी बंधी हुई है, वो बंध चुकी है, वो मैंने कहा ना ऊपर से आ चुकी है, वो आपकी बंध चुकी है। अब उसको एक्सेप्ट करो, उसका विरोध करने का कोई उपाय नहीं है। अगर मैं ये कहूं आज मैं फायदा उठा रहा हूं, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, कोई बीपी नहीं है, मैं फायदा उठा रहा हूं ना, और कोई मुझसे बहुत छोटे हैं जो बीपी और शुगर में फंसे पड़े हैं, तो वो जेनेटिक्स की वजह से ऐसा हुआ है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है कि ऐसा उसने कुछ मीठा खा लिया होगा, मैं बहुत मीठा खाता हूँ, ठीक है, भगवान की जैसे सब अच्छा चल रहा है फिलहाल। तो ये वो चीज है जिसको आपको एज एक्सेप्ट करना होगा। फिर आप इस गैप को समझिए कि आपको कितनी मेहनत करनी होगी। किसी को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, किसी को 3 गुना मेहनत करनी पड़ती है। सबके लिए मेहनत एक बराबर नहीं होती। कई बार बच्चे आके पूछते हैं, सर मैं 6 घंटा पढ़ूं तो सेकंड गेट टूट जाएगा, सर मैं 10 घंटे पढ़ूं तो सेकंड गेट टूट जाएगा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इसको मतलब है, इसको बिल्कुल भी समझ ही नहीं है कि क्या पूछ रहा है मुझसे, इसको समझ ही नहीं है। ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, हर किसी के लिए ये अलग अलग होता है। किसी के लिए 10 घंटे भी बेकार है। कोई आदमी 10 घंटे पे पढ़ेगा तो भी गारंटी है सिलेक्शन नहीं आएगा। जैसे मैं हूं, मुझे 10 घंटे भी ट्रेनिंग करा दोगे तो भी मैं ओलंपिक में नहीं जा पाऊंगा, है ना। तो ये कारण है, समझना होगा कि वो चीजें जो है किसी के लिए कोई 2 घंटे 3 घंटे से भी हो जाएगा। याद हो एक बात पहले भी मैंने कहा था कि अलग अलग लेवल होते हैं आपके, अलग अलग जो है आपके सोचने समझने एनालाइज करने की ताकत होती है। उसके आधार पर किसी के लिए 3 घंटे भी बहुत है, किसी के लिए 5 घंटे होंगे, किसी के लिए 7 होंगे, किसी के लिए 10 होंगे, किसी के लिए 12 होंगे, किसी के लिए 2 साल होंगे। कोई 6 महीने में सिलेक्शन दे देगा, कोई 12 महीने में दे देगा, कोई 2 साल में दे देगा। ये अलग अलग टाइम है, सबके लिए एक बराबर नहीं होता। और ये एग्जैक्टली कोई सही समय बताने के लिए या तो आप ज्योतिषी के पास जाओ कि ज्योतिषी आपको बताए कि आपका सिलेक्शन कब होगा, या फिर इन सारे आंकड़ों को अगर आप देखें कि भाई आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आप उसको राउंड करें, है ना, उसको देखें कि भाई वो मेरा क्या आ रहा है पीछे से स्कोर। ये आप आईक्यू लेवल से चेक करवा सकते हैं, आपका आईक्यू लेवल क्या, आप उससे चेक करवा ले। प्लस आपका जो बेसिक्स है उसकी क्या स्थिति है, नंबर 2। नंबर तीसरा, फिर उसके बाद आता है कि अब आपको, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं जब आप तैयारी करते हैं तो ये मान के चलते हैं आपके सारे कंसेप्ट ठीक है, बेसिक सब ठीक है, सिर्फ आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका बेसिक कमजोर है तो अब आपको डबल तैयारी करनी पड़ेगी। पहले आपको बेसिक पढ़ना होगा, फिर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। अब आपको एक नॉर्मल बच्चे से डबल मेहनत करनी होगी, एक से डबल मेहनत करनी होगी। तो ये गैप जो है ना, ये अपने आप को पहले समझ लेना और फिर तैयारी शुरू करना। ये जरूरी होता है कि ये गैप को पहले आप समझो। इसलिए ये नहीं कि मैंने कह दिया किसी को 5 घंटे पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, आपने कहा सर मैं तो 5 घंटे पढ़ा था फिर मेरा कैसे नहीं हुआ। तो ये ना 5 घंटे किसी के लिए लागू है, ना किसी के लिए 7 घंटे लागू है। ये कोई भी नियम ऐसा नहीं होता, है ना। चाहो तो आप इसको गणितीय रूप से प्रूफ भी कर सकते हो। अगर आप सोचो तो आप इसको गणितीय रूप से प्रूफ भी कर सकते हो कि अगर मैं ये कहूं कि 7 घंटे से सेकंड ग्रेड टूटता है, 7 घंटे से सेकंड गेट टूट जाएगा, या फर्स्ट गेट जो है, आप थ्योरम माना ये थ्योरम है, ये परमे है जो कहती है कि 7 घंटे पढ़ने से सेकंड ग्रेड टूट जाता है। ठीक है, सही है। मान लीजिए कोई वैकेंसी आई है जिसमें M सीटें हैं और बैठने वाले बच्चे जो जो अपेयर हो रहे हैं वो N है। ये टोटल फॉर्म भरे हैं, N है, और सीट जो है वो M है, सीट M है, M सीट है, N लोग अपेयर हुए हैं, और मैंने रूल बनाया कि 7 घंटे जो भी पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो मेरी बात का असर हुआ और M+1 बच्चों ने 7 घंटे पढ़ाई की, मेरे कहने पे, मेरे प्रोत्साहन से, मेरे मोटिवेशन से बच्चे मोटिवेट हो गए, और M+1 बच्चों ने 7 घंटे या 7 घंटे से ज्यादा पढ़ाई की। सीटें तो M ही थी, सीटें तो M ही थी। 7 घंटे से ज्यादा, 7 घंटे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या M+1 है, सीटें M है, सीटें बढ़ नहीं सकती, उसी सीटों पे सिलेक्शन होगा। इसका मतलब है कि M बच्चों का सिलेक्शन होगा, एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, एक बच्चा रह जाएगा। यानी मेरी थ्योरम गलत थी, ये बच्चे ने 7 घंटे पढ़ा लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। अतः विरोधाभास की स्थिति आती है, अतः हमारी परमे जो है वो गलत है। 7 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं आता, 7 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं आता। तो आप गणित लगा के देख सकते हो, बिल्कुल सही है। 7 की जगह अगर ऐसे 8 घंटे करें तो तब भी कोई नियम नहीं है, तब भी गलत साबित हो जाओगे आप। 9, 10
11, 12 नहीं। तो इसका मतलब है फिक्स आवर से सिलेक्शन नहीं आता, फिक्स आवर से सिलेक्शन नहीं आता। कि कोई ये कहे कि मैं 8 घंटे पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन आ जाएगा, 10 घंटे पढ़ लूँ सिलेक्शन आ जाएगा। तो जवाब है हमारी थ्योरम कहती है गलत है। गणित अगर गलत कह रही है तो फिर गलत ही है, गणित तो गलत नहीं कह सकती, गणित अगर कह रही है गलत है तो फिर गलत ही है, ठीक है ना। तो आप इसे गणितीय रूप से प्रूव कर सकते हैं, इसलिए ये मैंने प्रूव कर दिया, रख लेना। कभी कोई पूछे कि भाई 7 घंटे 8 घंटे से, तो 7-8 घंटे से आप 7 नहीं आप 15 घंटे पढ़ लो, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन आएगा। आपके घंटे सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। मतलब 7 घंटे पढ़ना आवश्यक शर्त एवं पर्याप्त शर्त नहीं है। सिलेक्शन आरपीएससी या एमपीपीएससी या एचटेट कोई भी एग्जाम ले लो, एक पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त आप मिनटों में डिफाइन या घंटों में डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, तो कहते हैं, देखो देख मैंने क्या कहा था मैं कि जब आपको कोर्स बेचना होता है तो आप झूठ बोलते हैं, जब आपको कोर्स बेचना होता है तो आप झूठ बोलते हैं, तो आप झूठ में ये भी आ जाते हैं। ये मीठा मीठा झूठ है, मीठा झूठ है कि बेटा आप 5 घंटे पढ़ ले, 5 घंटे पढ़ ले सिलेक्शन आ जाएगा, 1 महीने ऐसे पढ़ लो टॉपर बन जाओगे, है ना, डेली बस इतना सा काम कर दो आप टॉपर हो जाओगे। ये है व्यू लेने के तरीके, ये है कोर्स बेचने के तरीके। मैंने पहले भी कहा था, एक आपको एक मूवी का डायलॉग सुनाया था, याद है, एक मूवी का डायलॉग सुनाया था, योर हाइनेस, है ना, याद है वो मूवी का एक डायलॉग सुनाया था, लाइफ इज पेनफुल एंड एवरीबडी सेइंग इट डिफरेंटली, ही इज सेलिंग समथिंग। कंपटीशन में सिलेक्शन लेना दर्दनाक है, ये बिल्कुल पुख्ता बात है, सिलेक्शन लेना दर्दनाक है। अगर इस बात को कोई भी सरल भाषा में कह रहा है तो समझो वो कुछ बेच रहा है। इस बात को कोई भी सरल भाषा में अगर आपको कह रहा है कि बेटा ऐसे निकल जाएगा, यूं हो जाएगा, मतलब समझ जाओ कि वो पीछे आड़ में कुछ ना कुछ सामान बेच रहा है आपको। ये बिल्कुल भी सरल नहीं है, सिलेक्शन लेना मुश्किल है, टफ है, दर्दनाक है, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे, परेशान होना पड़ेगा। कोई रूल बुक नहीं है कि इस रूल बुक से सिलेक्शन आ जाएगा, है। ए का सिलेक्शन जिन चीजों से आया है, आप बी का सिलेक्शन उन चीजों से नहीं करवा सकते, क्योंकि ए अलग है, इंडिविजुअल है, बी अलग इंडिविजुअल है, सी अलग इंडिविजुअल है। हर किसी का अलग 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 है, अलग अलग है तो फिर अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग विधियां होगी, अलग अलग समय होगा, अलग अलग तैयारी का पैटर्न होगा, बहुत कुछ अलग अलग होगा, ठीक है ना। ये तो आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल होता है नॉर्मल, आप स्कूल देखिए, मान लीजिए एक हॉस्टल हम ले लेते हैं, एक हॉस्टल लेते हैं, सारी की स्थितियां बांध देते हैं, बच्चों का खाना, एक मान लीजिए एक स्कूल है जो हॉस्टल है, ठीक है, बच्चे 30 बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम टीचर पढ़ाते हैं, सेम शाम को उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सेम खाना उनको दिया जाएगा, सेम रूटीन उनका रहेगा, सब कुछ हम सेम कर देते हैं, पूरे 1 साल तक सब कुछ सेम चलने देते हैं, और 1 साल बाद में एग्जाम करवाओ, 1 साल बाद एग्जाम कराओ, अब क्या लगता है, सब सेम था, खाना सेम, सोना उठना बैठना सेम, टीचर सेम पढ़ाएंगे, सेम रूटीन रहेगा, सब कुछ सेम है, परीक्षा हुई, क्या लगता है रिजल्ट सेम आएगा, क्या अंतर है क्या, दरअसल कुछ ऐसा अंतर है जो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ऐसा अंतर है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बस बहुत सारे अंतर ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, ये तो ऊपर ऊपर वाले अंतर होते हैं, 8 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो, ऐसा कर लो, ये ऊपर वाले हैं, अंदर भी अंतर है जिसको आप नहीं देख पाते, ये भी ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। और बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कोर्स खरीदना है, बहुत से लोगों की बातें हो, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो और मैंने ऐसे रातों रात टॉप किया, आपने टॉप किया बिल्कुल सच है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आपके टॉप करने से दूसरे को टॉप कैसे करवा दोगे। सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर बना सकता है क्या, बनवा लो, बेटा ये सगी बेटा है ना, सुनील गावस्कर का बेटा आया था, रोहन गावस्कर, कर पाया। अमिताभ बच्चन का बेटा है, अमिताभ बच्चन कहाँ, अभिषेक बच्चन कहाँ, करवा लो, बना दो सुपरस्टार। तो जब बाप बेटे को नहीं बना सकता, जब बाप बेटे को ये चीज डिलीवर नहीं कर सकता, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कोई और ऐसा काम कैसे कर सकता है आप लोगों के लिए। तो जवाब है सब झूठ है, सब कहानी है, आपको अपने हिसाब से अपने आप को समझना होगा, अपने हिसाब से मेहनत करनी होगी, और अलग अलग तरीके, जैसे खाने में आप किसी की राय नहीं सुनते ना, किसी से फोन पूछते थोड़ी है, मुझे क्या खाना अच्छा लगता है बताओ, मुझे क्या खाना चाहिए बताओ, तो आप अपनी मर्जी से खाते हैं,
तो बस ये सब चीजें आपको अपने हिसाब से, अपने शरीर, अपने दिमाग के हिसाब से चूज करनी होती है कि मैं कितना पढूं, कैसे पढूं, क्या मेरे लिए फ्रूटफुल है, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, खुद के हिसाब से करना पड़ेगा। जो हम तो पढ़ाएंगे वो तो जनरल होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि भावना समझ में आ गई होगी आपको। चलो, तो कृपया इन बातों से दूर रहें, और कोर्स खरीदना है तो खरीद लो किसी का भी खरीद लो, वो आपकी मर्जी है। मुझे एक बात समझ में आया कि अगर सोचो, अगर अमित जी सिलेक्शन करवा सकते हैं, एक कल्पना करो, एक दिमाग लगाओ, अगर अमित जी सिलेक्शन करवा सकते हैं तो फिर अमित जी अपने कोर्स को 8 या 10 हजार में क्यों बेचेंगे? सोचना एक बार मेरी बात को। अगर अमित जी में दम है और अमित जी सिलेक्शन करवा सकते हैं, देखो अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर अमित जी सिलेक्शन करवा सकते हैं, अगर मैं करवा सकता हूँ, और अमित जी की जगह विनोद जी, विजय जी, कोई भी ले सकते हो आप, अगर वो सिलेक्शन करवा सकता है तो मैं पागल हूँ जो अपना कोर्स 8 हजार में बेचूंगा? आराम से मैं अपने कोर्स को अगर 1 लाख में बेचूं ना, लोग लेने के लिए तैयार है। अगर मेरे पास सेक्शन करवाने की ताकत है तो मैं अपना कोर्स 1 लाख में बेचूं ना, 1 लाख में, तो भी लोग ले लेंगे। क्या लगता है, मजाक है? लोग 5-5 लाख, 7-7 लाख पेपर आउट कराने के लिए देते हैं। यहाँ गारंटी ले रहा हूँ कि सिलेक्शन दूंगा ही दूंगा। जो अमित जी के पास पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता ही होता है। तो फिर तो 1 लाख रुपए में हो गया काम। अपना कोर्स 1 लाख में बेचूंगा ना, और 1 लाख में खाली 100 जने पकड़ के लाऊंगा, उनको बेचूंगा सीधा 1 करोड़। बात खत्म। क्यों माथापच्ची करूंगा सबसे? 100 बच्चों को लेके बैठूंगा, 1 करोड़ सीधे आ गए। तो क्या ये संभव है? और जो ये कर सकता है, मान लो अगर कोई ये कर सकता है, आप सोचो कि कर रहा है, तो फिर वो कभी भी अपने कोर्स को 8 से 10 हजार में नहीं बेचेगा। हीरे हीरे के भाव में बिकेंगे, फिर हीरे हीरे के भाव ही बिकेंगे। तो संभव है कि कोई नहीं कर सकता। तो बस, बाकी कोर्स है, आप कहीं भी लो। चलो, लैम्डा का मान यहाँ रख दो, लघुत्तम ले लो, और एन गामा आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा पी माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा बटा एन। ये आपका एक्स वाई जेड आ गया। हाँ, तो अब इसे ले जाके, नहीं बता रहा हूँ कि समझो इस बात को कि मूर्ख मत बनना, क्योंकि आज का युग बहुत खतरनाक है। दुकानें खुली पड़ी है बेवकूफ बनाने की। अभी एक चीज जो हुई है ना इस डिजिटल एज के अंदर, वो एक है कि बेवकूफ बनाने की दुकानें खुली है। बेवकूफ बनाने की दुकानें खुली है। एक अभी आप लोगों ने शायद 2-3 साल पहले की बात है, एक स्केम चला था बहुत बड़ा। फिर बाद में और भी स्केम खुल गए। स्केम में ये था कि एक फॉरेनर थे, तो उस फॉरेनर ने क्या किया, अपना डिजिटल कंटेंट बनाया कुछ, और डिजिटल कंटेंट बना के उस बंदे ने क्या किया कि जो लोग थे उनको कहा कि ये कोर्स खरीदने के बाद में आपकी लाइफ बदल जाएगी, और ये कोर्स खरीदते ही आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, बहुत पैसे कमाने लग जाएंगे। जैसे ही वो कोर्स बेचा और जो लोग आए, उन लोगों को कोर्स में ये सिखाया गया कि आपको 2-4 बातें वो सिखाई, और फिर कहा कि ये जो कोर्स है ये आपको और लोगों को बेचना है, और जिसको भी आप बेचेंगे 50% आपका, 50% हमारा। अब हमने हमारा काम कर दिया, अब आप इस कोर्स को आगे बेचो, 50% आपका और 50% मेरा। फिर उन लोगों ने क्या किया, उस कोर्स को दूसरे लोगों को बेचना शुरू कर दिया, और धड़ल्ले से वो कोर्स बहुत पॉपुलर हो गया। बहुत से लोगों में वो कोर्स बिक गया। ये इंडिया वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉरेनर की बात, फॉरेन की बात है ये। तो ट्विटर के माध्यम से उसने ऐसा किया था, और लगातार वो बहुत बड़ा कोर्स, बहुत बड़ी मात्रा में उसने वो कोर्स बेच दिया। और कोर्स में क्या, कुछ भी नहीं। कोर्स में क्या था, कुछ नहीं। ये इंडिया वाली बात नहीं, इंडिया वाला तो हो गया, इंडिया वाला तो आप जानते ही हैं। इंडिया वाली कहानी तो आप जानते ही। ये फॉरेन से आई हुई पॉलिसी है। फॉरेन में थे एक, उस बंदे ने ऐसे किया, ट्विटर के थ्रू उसने कोर्स बेचा, सब लोगों का कि आप अपना जो है वो ट्विटर पे अपने, और उसने बताया भी कि लोगों को मूर्ख कैसे बनाना है। आप ट्विटर प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल बना के बोलिए कि मेरी जिंदगी बदल गई इस कोर्स के बाद में, इस कोर्स के बाद में देखिए, 1-2 चेक की फोटो लगाओ, वो लगाओ। तो ऐसा कर करके उसने अनाप शनाप कोर्स जो है वो बेच दिए। और कोर्स में था क्या, कोर्स खरीदो, बाकी लोगों को बेचो, आपको मेंबरशिप मिल गई। अब आप जो भी कोर्स दूसरों को बेचोगे, 50% आपका, 50% मेरा। 50% आपका, 50% मेरा। चलो धड़ल्ले से यही, 1 से 2 बेच रहा है, 2 से 3 बेच रहा है, हो गया। और वो खूब हिट हो गया। तो ये चीज समझो कि आज के युग में क्या चल रहा है, वरना लपेटे में आ जाओगे। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट अब यहाँ से गुजार दिया, इसको संतुष्ट करवा लिया, इससे गारंटी होगी कि अब ये पॉइंट यहाँ से तो गुजरता है। संतुष्ट करवा लिया मतलब गुजरता है, कंफर्म होके आ गया, लैम्डा का मान निकल गया। अब लाके इसको यहाँ रख दो, इसमें डाल दो।
तो ये हो गया। अब हमने सबसे गुजार दिया, अब बस अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ निकाल लो, वही आपका बेलन हो गया, बिंदु पथ। ये लो, ये आपका समीकरण है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अभी अपने अपने भी इंडिया में भी बहुत सारे चल रहे हैं। इंडिया में भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा चल रहा है। और इंडिया में क्यों, अगर आप लोग टेलीग्राम पे जाएँ, टेलीग्राम पे यही चल रहा है। आप टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में यही चलता है। टेलीग्राम के अंदर वो कुछ लोग बैठे हैं जो कोचिंगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फिर कोचिंग उनको परसेंटेज देती है पर कोर्स के ऊपर, वो जाते हैं और टेलीग्राम में, जैसे मैं बताता हूँ, टेलीग्राम में आप जाइए, एक टेलीग्राम चैनल खोले हुए हैं, वहाँ पे जाके आप जैसे ही मैसेज करोगे कि मुझे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की कोचिंग करनी है या मुझे यूपीएससी की कोचिंग करनी है, तो तुरंत एक पलट के एक बच्चा आएगा, वो बोलेगा अरे यार ये कोचिंग करो, इस कोचिंग में मैंने किया था, अब देखो मैं प्री नहीं तोड़ पा रहा था, मेरा प्री भी हो गया यार, मेंस भी हो गया, खाली इंटरव्यू बाकी बचा है। अरे तेरा इंटरव्यू बाकी बचा तो तू टेलीग्राम पे क्या कर रहा है? कहीं न कहीं वो सिंगल सा डाउट आ जाएगा कि भाई जब तेरा सिलेक्शन आईएएस में होने वाला है, तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो टेलीग्राम पे क्या कर रहा है? थोड़ी-सी तैयारी और कर ले, वरना ये सारे प्री और मेंस बेकार हो जाएँगे। मेंस की तैयारी मतलब इंटरव्यू की तैयारी कर, यहाँ टेलीग्राम पे क्या कर रहा है? तो वो क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि ये फ्रॉड है, ये बकवास लोग हैं फालतू। एक बात सोचिए, मेरा एक अनुभव कहता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या लगता है वो टेलीग्राम घूमते फिरेंगे? जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सिलेक्शन देने वाला बच्चा है, क्या वो टेलीग्राम घूमेगा? है ना? तो ये आपको समझना होगा कि वो जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, वो इनसे दूर रहता है और टेलीग्राम यूज़ भी करता है। मान लो कोई पीडीएफ के लिए और के यूज़ कर रहा है, तो वो कोई पूरे दिन भर में एक बार खोलेगा मुश्किल से, और खोलेगा भी तो कोई आंसर-वांसर देने नहीं आया वहाँ पे कि बैठ के किसी का आंसर देगा कि ये कोचिंग बढ़िया है, वो कोचिंग बढ़िया है। वो कोई नहीं करेगा। वो अपना बस देखा, कोई काम की चीज़ है वो निकाली और वापस पढ़ने में लग गया। कहाँ टाइम है? किसके पास टाइम है? पढ़ने वाले खाली बेरोज़गार है, जिसको अब पढ़ने में मन नहीं लगता, तैयारी नहीं करनी, वो वहाँ जा रहा है और वहाँ जाके लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये ले लो, वो कोचिंग ले लो, वो ले लो, वो फलान ले लो। ठीक है ना? वो तो होता ही है। बिल्कुल होता है, तो आपको इस चीज़ों से थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। बच के रहिए इन लोगों से, बहुत-बहुत खतरनाक है। हर लोगों के अपने-अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने-अपने इंटरेस्ट के साथ कहानियाँ लोग बदलते रहते हैं। कहानियाँ जो है वो लोग बदलते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। मेरे खुद के एक स्टूडेंट है, तो उनका क्या हुआ था कि उनका सिलेक्शन हुआ था इस बार सेकंड ग्रेड के अंदर। तो जब सेकंड ग्रेड में उनका सिलेक्शन हुआ, तो उनसे वो इंटरव्यू के लिए कॉल उन्होंने किया कि सर इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा यार इंटरव्यू 2-3 होने थे, वो मैंने कर दिए, अब ज़्यादा इंटरव्यू मैं करा नहीं रहा हूँ। तो मैंने इंटरव्यू के लिए उनको मना कर दिया। जैसे ही मैंने इंटरव्यू के लिए उनको मना किया, वो यूट्यूब पे उनका चैनल था, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं। उन्होंने वीडियो बना दिया कि आपको एक्स सर का कोर्स लेना चाहिए, वाई सर का कोर्स लेना चाहिए, लेकिन ये वाला कोर्स नहीं लेना चाहिए। ये वाला कोर्स आपको नहीं लेना चाहिए। तो किसी ने फिर मुझे भेजा कि सर ये कह रहा है कि आप वाला छोड़ के बाकी सब ले लो चाहे। अब ये आपको इंटेंशन समझने होंगे कि लोगों के क्या इंटेंशन होते हैं, उनके पीछे की कहानी क्या चल रही है। आप तो वीडियो देखते हो, जो वीडियो में कह रहा है वो सुन लेते हो। आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते कि ये वीडियो इतना हताहत होकर क्यों बनाया इस बंदे ने। ऐसी क्या तकलीफ हुई इसको कि ऐसा वीडियो बनाना पड़ा। तो आप पकड़ो, कहानी को पकड़ो, वरना लोग लपेटे में ले लेंगे, वरना लोग लपेटे में ले लेंगे। बच के रहो इनसे। ठीक है? चलो। अच्छा। वो फालतू का है, वो बिना मतलब दोनों के ही अब कहानी ये नहीं है कि संदीप जी की कहानी ठीक है, संदीप जी की कहानी में भी बड़ा पेच है, कई पेच उलझे पड़े हैं। संदीप जी ये गलत नहीं है। देखो विवेक बिंद्रा का एक पॉइंट ठीक था, आप पूरा गलत नहीं कह सकते। ठीक है कोर्स बेचे वो बात अलग थी, लेकिन एक पॉइंट उनका अच्छा था अगर आप गौर करें तो। उन्होंने एक तरह से बिज़नेस को प्रमोट किया था। बिज़नेस को प्रमोट किया था, कुछ हिस्सों में वो गलत है, सही है, वो बात की बात है। लेकिन आप कोका कोला पे केस तो नहीं कर रहे। कोका कोला पिछले 50-100 सालों से कंटिन्यू आपको दिखा रहा है कि एक बोतल पीने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो दिखा रहा है ना, पेप्सी आपको दिखा रही है, कोका कोला आपको दिखा रहा है, और हज़ार मतलब 100 150 साल उनको पूरे हो गए, वो 150 सालों से आपको ये दिखाने लग रहे हैं, दिखा रहे हैं ना आपको।
तब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये ऐसे क्यों दिखा रहे हो और एक 10 रुपए की बोतल से बदल जाएगा क्या। तो पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे आप इंडस्ट्री को बदलो, इससे अच्छा है कि आप समझदार बनो, आप समझदार बनो। अब आपको समझदार बनना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि मैं एक दिन में आपको करोड़पति बना दूंगा, तो आप समझदार बनो। उसका काम हो गया, वो तो वीडियो बना रहा है और आप जाके उसको देख रहे हो, उसका काम हो गया, अब आपकी गलती है। यहाँ आपको समझदार बनना पड़ेगा, ठीक है ना। ठगने वाले आते रहेंगे, और अगर आप ये सोचो कि पुलिस जा जाके एक को पकड़ के लाएगी, ढूंढ के लाएगी, ऐसा करेगी, तो जवाब है नहीं, ये फ्रॉड नहीं होते, ये फ्रॉड नहीं है। इसको कोई फ्रॉड की परिभाषा में, क्योंकि अगर ये फ्रॉड होते तो पेप्सी कोका कोला कब की बंद हो चुकी होती। वो लोग ऐसे करें, हर एड के अंदर बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और नीचे लिखा जाता है नाटकीय रूपांतरण, या ठीक है रचनात्मक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया या फलान ढिकाण, वो नीचे एक छोटा सा लाइन, पतली सी लाइन लिख देते जो दिखती नहीं किसी को। तो ये सब चीजें चल रही है। अब आप समझदार बनो बजाय उनको बदलने के। जो मूर्ख है वो तो फंसेगा ही ना। चलो यहाँ ना फंसे, वो कहीं और फंसेगा। तो अपनी मूर्खता छोड़ो, वरना कहीं ना कहीं तो गड्ढे में पड़ना ही पड़ना है, आज नहीं तो कल पड़ेगा। अब आप ये कहो कि वो गलत था, मतलब जैसे कई बार माँ बाप होते हैं ना, मेरा बेटा तो भोला है, उसने बेवकूफ बनाया, उसने बेवकूफ बनाया। भाई आपके बच्चे को ठीक करो, आप अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को ठीक करने जा रहे हो। समझ रहे? माँ बाप कई बार क्या करते थे, अपने बच्चे को तो ठीक करते नहीं है, और ठीक करने लग जाते पड़ोसी को, तूने मारा होगा, तूने बदमाशी की होगी, मेरे बच्चे को बुढ़ा के ले गया होगा, ये कर दिया। अगर आप बच्चे को सुधारो ना, गली गली को, पूरी गली को सुधारने का ठेका लोगे क्या? आपका बच्चा आपसे सुधर नहीं रहा, पूरी गली को ठीक कर रहे हो। तो भाई आप समझदार बनो, वरना ये तो है। चलो एक को बंद कर दोगे तो क्या होगा, और 50 है, कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही वो। ठीक है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट क्लास में।